हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने अपना व्याकरण का विषय समास उसको पूरा किया है। समास के 3 भेद बेटा हम एग्जाम से पहले कर चुके थे। 3 भेद हमारे रह गए थे, वो हमने इस सप्ताह में पूरा किया है। चलो एक बार इनको फिर से विस्तार से दोहरा लेते हैं, ठीक है। समास क्या होता है बेटा? समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं हम? समास, ठीक है। जब आप 2 शब्दों को मिलाओगे और उनके मेल से क्या होगा, जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 शब्द हैं, गंगा जमा जल। अगर हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? गंगा जल, ठीक है बेटा। ये हम कर चुके हैं। वैसे सारा जो हमारा पहला शब्द होता है इसको हम बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है। जो हमारा दूसरा शब्द होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। और जो हमारा ये दोनों को मिलाकर ये समस्त पद, इसको क्या बोलेंगे? समस्त पद, ठीक है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके भेद। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास। ये तीनों हम कर चुके हैं। इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। चलिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है बेटा? अव्ययी, देखो अव्यय नाम से ही समझ आ रहा है, अव्यय अव्यय है। इसमें अव्यय क्या होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता, वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। और अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है बेटा वो प्रधान होता है, और जो दूसरा पद होता है उसका महत्व गौण होता है, वो उसका महत्व नहीं होता। पहला पद प्रधान होता है, दूसरे का महत्व गौण होता है, यानी उसका महत्व न के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यथा रूप, जो यथा वाले शब्द है, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा संभव, हाँ, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में। और जो हमारे दोहरे शब्द होते हैं जैसे हाथों हाथ, रातों रात, भर पेट, ये सारे किस में आएंगे बेटा? अव्ययी भाव समास में। आपकी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ के देखना, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्यय यानी पहला पद प्रधान होता है, दूसरा नहीं होता, और इनमें लिंग वचन कारक काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी हम कर चुके हैं। इसमें कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो सभी आएंगे, ठीक है। कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये दोनों विभक्तियां इसमें नहीं आएंगी। जब आप समस्त पद बनाओगे तो जो कारक की जो विभक्ति चिन्ह आए हैं वो उनका लोप हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें इसका ऑपोजिट होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहले का महत्व गौण होता है, ठीक है। सारे विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म का क्या विभक्ति चिन्ह है? आप एक बार विभक्ति चिन्ह को दोहराओगे, ठीक है। कर्म को, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे विभक्ति चिन्ह आपने याद किए हुए, आपको पता भी है। तो जो जैसे मान लो विद्या प्राप्त है, तो अगर आप इसका समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? विद्या को प्राप्त, ठीक है। जब आप समस्त पद को 2 अलग अलग शब्दों में लिखते हो ना, उस प्रक्रिया को समास विग्रह बोलते हैं, ठीक है। विद्या को प्राप्त। और अगर आप समस्त पद बनाओगे विद्या प्राप्त, तो जो को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है? कर्ता विभक्ति और संबोधन वाली जो विभक्ति है वो नहीं आएंगी। बाकी सारे विभक्ति चिन्ह इस तत्पुरुष समास में आएंगे। आप अपनी पुस्तक से पढ़ के देखना इसको, ठीक है। थर्ड हमने किया था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास भी हम कर चुके थे। बहुव्रीहि, देखो नाम से ही देखो, बहुव्रीहि। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, बल्कि दोनों पद मिलकर, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तीसरा अर्थ निकलकर हमारे सामने आता है, ठीक है।
एक तीसरा अर्थ, एक तीसरी संज्ञा का हमें पता चलता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ एक एग्जाम्पल दशानन। दशानन का अगर आप समास विग्रह करके देखोगे तो क्या, दश है आनन जिसके, यानी आनन का अर्थ क्या होता है, सिर। दश है आनन जिसके, अर्थात कौन है वो जिसके 10 सिर है, रावण। एक तीसरी संज्ञा, एक तीसरा अर्थ निकलकर हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरा, दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब आता है बेटा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें दो बातें होती हैं, वो आप पढ़ भी चुके हो। क्या होता है इसमें, विशेषण, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या फिर क्या होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है बेटा। ठीक है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, ये दो बातें होती है इसमें। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब आपको विशेषण का पता होना चाहिए, विशेष्य का पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है, जो शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। जैसे मान लो मैंने बोला मीठा आम, मीठा क्या हो गया, विशेषण, और आम क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, मीठा आम, तो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य, और जो उसकी विशेषता है, ठीक है, वो विशेषण। अब उपमेय क्या होता है, अब कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु है जिसकी हम तुलना करते हैं या समानता बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। अब जो मुख है, मुंह है, जो मैं उसको किसके समान बता रही हूँ, चंद्रमा के समान। ठीक है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जाती है या समानता की जाती है, या तो वो उससे बेटर बताया जाता है या उसके समान बताया जाता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, वो होता है उपमेय, और जिसके साथ बताई जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है, समानता की जाती है, वो होता है उपमेय, उपमान, सॉरी। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना या समानता हम करते हैं, और उपमान जिसके साथ हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मुख क्या है, मुख की मैं समानता बता रही हूँ, और चांद क्या हो जाएगा, उपमान जिसके साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास में ये दोनों ऑप्शन आएंगे। उपमेय, चंद्रमुख मैंने बोला तो ये भी कर्मधारय समास के अंदर इसका ये उदाहरण आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा का क्या गुण है कि वो महान है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, गले की कंठ की क्या विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, अब ठीक है, समझ आया। कर्मधारय समास में बेटा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, अब देखो बहुव्रीहि हमने पढ़ा अभी जो तीसरा अर्थ देते हैं, और हमने अभी कर्मधारय समास भी पढ़ा जिनमें ये दो बातें होती हैं। अब देखो इनमें कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं बेटा जो समान होते हैं, कर्मधारय का भी वही उदाहरण है और बहुव्रीहि का भी वही उदाहरण है। देखो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। कर्मधारय समास, नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है। जो कमल यानी सिर्फ जो कमल, यहाँ इस जो से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लिख देती नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो क्या था यहाँ पर, सिर्फ कंठ की विशेषता थी कि वो नीला है। अगर मैं इसका समास विग्रह इस तरह कर दूं कि नीला है जिसका कंठ, अगर यहाँ पर जो की जगह मैं जिसका शब्द लगा दूं, जिसका, नीला है जिसका कंठ, तो कौन है वो, क्या तीसरा अर्थ निकलकर हमारे सामने आया, शिव। ठीक है, अगर हमारे पास तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। अगर सिर्फ विशेषता बताई जा रही है, ये दोनों बातें हैं, तो वो क्या है, कर्मधारय समास है।
ठीक है। उदाहरण बेशक सेम हो, अगर उस उदाहरण में आप उसका समास विग्रह करोगे या करके दिया हुआ होगा तो क्या है, अगर ये दो बातें हो तो कर्मधारय समास आएगा, अगर आपके पास तीसरा अर्थ निकलकर सामने आ रहा है तो क्या है, फिर वो बहुव्रीहि समास आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बेटा? द्विगु, इस समास में क्या, जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे चौमासा, ठीक है, 4 मासों का समूह। ठीक है, 4 महीनों, 4 मासों का समाहार या समूह। ठीक है, मतलब जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें भी दोनों पद समान होते हैं। ठीक है, किसी का महत्व किसी से ज्यादा नहीं होता, और दोनों पद क्या होते हैं, इसमें मेन बात क्या है, दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आपने बोला माता और पिता, इसमें और जो योजक चिन्ह है, और शब्द भी तो समुच्चय बोधक शब्द है ना, योजक है ना, वो जोड़ता है। तो माता और पिता हम ऐसे लिख देते हैं, माता पिता, तो ये योजक चिन्ह है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, और एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, और द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दिन रात, दिन और रात, तो दिन रात लिखेंगे तो ऐसे योजक चिन्ह के साथ हम लिखेंगे। अब देखो, अब एक बात, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इन दोनों में भी अंतर है, दोनों के उदाहरण भी सेम है। ठीक है, जो द्विगु समास है और बहुव्रीहि समास है उसमें क्या है बेटा, द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद, यानी दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य है। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद विशेष्य की विशेषता संख्या में बताता है, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची शब्द होते हैं। तो क्या है, देखो ध्यान से समझो, द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद यानी जो विशेष्य है उसकी विशेषता संख्या में बताता है। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह या 4 मासों का समाहार। ठीक है, बहुव्रीहि समास, अब देखो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें भी कई बार पहला पद संख्यावाची आ जाता है। पहला पद संख्यावाची होते हुए भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, बेशक वो संख्यावाची है, लेकिन नियम क्या निकलता है बहुव्रीहि समास का लास्ट में, कि कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो क्या है, पहला पद संख्यावाची होते हुए भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, चतुर्भुज, चतुर यानी 4, क्या है इसका, 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन है वो, ब्रह्मा। ठीक है, तो ये था द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक है, नहीं समझ आए फिर दोबारा पूछ लेना बेटा। आप अपनी पूरी उत्तर पुस्तिका में इस व्याकरण के इस विषय के पूरे नोट्स बनाओगे बेटा। ठीक है, धन्यवाद।